सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर जाने के फैसले के बाद तेजी से पैर पसारते हुए तालिबान ने महज कुछ सप्ताह के भीतर देश की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने जिस तेजी से देश के ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पकड़ बनाई, उससे सभी हैरान हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत देश के अधिकतर नेता अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं और तालिबान के हाथों में देश की कमान है। लेकिन ये तालिबान कौन है, क्या चाहते हैं और अफगानिस्तान में उनका इतिहास कैसा रहा है? पश्तो जुबान में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था, उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों में उभरा और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्दी ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाके में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया और इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमाया। उन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटाया। रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से ऊब चुके थे, इसलिए पहले तालिबान का स्वागत किया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और नियंत्रण वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिससे हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामलों में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थीं। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। तालिबान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे। इसका एक बदनामी भरा उदाहरण साल 2001 में तब देखने को मिला जब तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद भी मध्य अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट कर दिया। तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का नियंत्रण था, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था। तालिबान से अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ने वाले देशों में भी पाकिस्तान सबसे आखिरी देश रहा। एक समय ऐसा भी आया जब तालिबान ने उत्तर पश्चिम में अपने नियंत्रण वाले इलाके से पाकिस्तान को अस्थिर करने की धमकी भी दी। इसी दौर में तालिबानी चरमपंथियों ने अक्टूबर 2012 को मिंगोरा नगर में अपने स्कूल से घर लौट रही मलाला यूसुफजई को गोली मार दी थी। कहा गया कि तालिबानी शासन के अत्याचार पर छद्म नाम से लिखने के चलते 14 साल की मलाला से तालिबानी नाराज थे। इस घटना में मलाला बुरी तरह घायल हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा हुई थी। इस घटना के 2 साल बाद तालिबानी चरमपंथियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का प्रभाव काफी कम हो गया। साल 2013 में अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का पाकिस्तान में कमान संभाल रहे हकीमुल्लाह महसूद सहित 3 अहम नेताओं की मौत हुई। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले सप्ताह में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तब तालिबान प्रमुख रहे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के इस लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वो वहां से लोगों को निर्देशित करने लगे थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती आई है। भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इसका नतीजा है कि देश में असुरक्षा और हिंसा का वैसा माहौल फिर से दिखने लगा है जो 2001 के बाद भी कभी नहीं देखा गया था। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों
लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जगी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकी सैनिकों का एक दूसरे पर भरोसा कमजोर था, जिसके चलते हिंसा नहीं थमी। अगस्त 2015 में तालिबान ने स्वीकार किया कि संगठन ने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल से ज्यादा समय तक जाहिर नहीं होने दिया। मुल्ला उमर की मौत कथित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इसी महीने समूह ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। इसी दौरान तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुंडूज पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। मुल्ला मंसूर की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में मई 2016 में हुई और उसके बाद संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा को सौंपी गई। अभी इन्हीं के हाथों में तालिबान का नेतृत्व है। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ था। इसके बाद तालिबान ने शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद कुछ खास तरह के लोगों को निशाना बनाने की शुरुआत की और ऐसे हमलों से उसने अफगानिस्तान की जनता को आतंकित कर दिया। इन हमलों में तालिबान ने पत्रकारों, न्यायाधीशों, शांति कार्यकर्ता और रसूख के पदों पर बैठी महिलाओं को निशाना बनाया। जाहिर है तालिबान ने केवल अपनी रणनीति बदली थी, कट्टरपंथी विचारधारा नहीं। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर पर चिंता जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। 2 दशक तक चले एक युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसे अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद काबुल में सरकार के अस्थिर होने का खतरा है। माना जा रहा है कि साल 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिख रहा है। नेटो के आकलन के मुताबिक अभी समूह के पूर्णकालिक लड़ाकों की संख्या 85,000 के आसपास है। अभी तालिबान का कितने इलाके पर कब्जा है ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान ये है कि देश के 5वें हिस्से से लेकर 1/3 हिस्से के बीच के क्षेत्र पर तालिबान का नियंत्रण है। तालिबान जितनी तेजी से बढ़ रहा है वो कई लोगों को चिंतित करने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिकी नेतृत्व वाले मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने जून में ही चेतावनी दी थी कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। जून महीने में ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी अफगानिस्तान के हालात का आकलन किया था। ये कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की रवानगी के 6 महीने के भीतर अफगानिस्तान की सरकार गिरने का कथित तौर पर अनुमान